गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जो अपनी सीरीज चल रही है अभी JEE और मेडिकल का जो एग्ज़ाम है उस पर, तो ये एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो आपके क्लास 12 का जो यूनिट 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उससे रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं अभी आपको टिक भी करवाता हूं और आपसे डिस्कस भी करता हूं। इन टॉपिक्स को आपको बहुत ही तरीके से इनको पढ़ना है ताकि आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो अटेंड कर सकें। तो देखो, सबसे पहले आपके यहाँ पर ये एक जनरल थ्योरी है जिसको आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है। जनरली पढ़ लो आप इस थ्योरी को, ठीक है। उसके बाद में आपके ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप यहाँ पर, ये जेईई मेंस में और नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ से कि कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स जो है वो दे देंगे। इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स आपको गिवन होगा और उस कॉम्प्लेक्स के बेसिस पर आपको ये बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स को जब आपके AgNO3 या बेरियम क्लोराइड के साथ में मिलाएंगे तो कितने नंबर ऑफ मोल्स, ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स एज ए प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपको गेन होंगे। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि उस कॉम्प्लेक्स में जो काउंटर आयन हैं वो कितने बाहर आएंगे। तो जितने काउंटर आयन बाहर आएंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आपके कंक्लूड हो जाएंगे। तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, देखो थोड़ा सा। उसके बाद में आती है टेबल और ये कलर। टेबल और कलर के बेसिस पर भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये टेबल्स ऐसे ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल्स, इसलिए आपको इन टेबल्स को क्या करना है, बहुत तरीके से पढ़ना है। और ये जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप देख के जाएंगे। ये एग्जाम्पल्स हैं वो आपको ये बताएंगे कि आपके यहाँ पर नंबर ऑफ, जो भी मैंने ऊपर बताया उसी के बेसिस पर है कि नंबर ऑफ काउंटर आयन आपके पास में कितने हैं और उसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कितने बन रहे हैं। यानी अगर अपन A कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं तो नंबर ऑफ काउंटर आयन ये जो 3 है, तो आपके यहाँ पर ये जो रेशियो होगा इलेक्ट्रोलाइट का 1:3 होगा, है ना। यहाँ पर काउंटर आयन कितने हैं, 2 हैं, तो 1:2 बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको आपको पढ़ना, ठीक। उसके बाद में प्राइमरी सेकेंडरी जो ये वैलेंसी है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आपको देखना है। ये जो एग्जाम्पल्स हैं इन एग्जाम्पल को देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो शेप के फॉर्मेट में कौन कौन से हैं ये पूछे गए हैं कि किस कॉम्प्लेक्स के, अभी आगे और आएंगे उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा, बट इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। किसकी शेप कौन सी है, किसकी स्ट्रक्चर कौन सी है, अभी अपन देखेंगे इसको, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स जो है आप ध्यान में रखना। ये इंटेक्स क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें वही है जो भी अपन पढ़ गए हैं कि AgCl और के कितने प्रेसिपिटेट, कितने नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं, तो उस पर बेस्ड ये इंटेक्स क्वेश्चन है, इसको आप देख के जाएं। उसके बाद में देखें आप, इसको आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अब आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, देखो ये बेसिक है, ये इसकी चाबी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की 2 चाबी है। एक तो ये जो बेसिक है कि इन टर्मिनोलॉजी को क्या क्या बोलते हैं, ये सबको पता है, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो इसकी बेसिक चाबी है वो है आपके नंबर ऑफ लिगेंड्स या टाइप ऑफ लिगेंड्स। जिसको लिगेंड्स के बारे में ज्ञान है, जिसको लिगेंड्स के बारे में नॉलेज है, वो किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका नाम कैसे रखना है, किसी सेंट्रल एटम पर कितना चार्ज आएगा, वो सारे इस नंबर ऑफ लिगेंड्स पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये आपको पता है, 12th पास आउट कर चुके हो आप। ये सीरीज केवल उन लोगों के लिए हैं, उन लोगों को इम्पोर्टेंट बताए जा रहे हैं जो कोई भी 12th को पास आउट कर चुके हैं और उनके भी आने वाले समय में एग्ज़ाम हैं, नीट वाले हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो उन लोगों के लिए, ठीक है। मैं टाइम नहीं खराब करूँगा, इन शॉर्ट जल्दी बताऊँगा आपको। तो देखो, आपके यहाँ पर ये जो टाइप ऑफ लिगेंड है, इन लिगेंड के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। लिगेंड को पूरा बढ़ के जाना आपको, लिगेंड वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके ये है ना, EDTA, ठीक है। उसके अलावा जो आपके, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ,
देखो जो इम्पोर्टेंट लिगेंड उनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर देखो कौन कौन से हैं। डाइडेंटेड, ये ऑक्सिलेट इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है। ये EN तो बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है। EN तो ये 10,1,2 डाइएमाइन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। जैसे क्लोरिडो, वाटर, एमाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिडेंटेड है। ठीक है, जो लोग 12th को पास आउट कर चुके हैं उनको पता है यूनिडेंटेड, पॉलीडेंटेड, बाईडेंटेड क्या होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि कौन से लिगेंड जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है। ये EDT बहुत ज़्यादा पूछा गया है, EDT। उसके बाद में आपके एक जो क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे आपके यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दी है, ये किलेटिंग लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। किलेटिंग लिगेंड पर बेस्ड जो जेईई के अंदर और नीट के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या 12th बोर्ड के अंदर भी जो इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चंस ये कहते हैं कि जिसमें उन क्वेश्चन का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है, इस कॉन्सेप्ट को जरूर आप ध्यान रखें कि जिस भी कॉम्प्लेक्स में जितनी नंबर ऑफ रिंग्स जो होगी प्रेजेंट होगी, उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड जो होगा मोर स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी और क्लेटिंग रिंग का जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जिनके अंदर क्लेटिंग रिंग होती है उनको क्लेटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लेटिंग लिगेंड के अंदर केवल यही इंपॉर्टेंट है जिसमें जितनी नंबर ऑफ क्लेटिंग रिंग होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड से भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे आपके थायोसाइनेटो, नाइट्रो, नाइट्रिटो, ये जो ये क्वेश्चन है इन पर बेस भी आया हुआ है कि डोनर साइड आपके इसमें कौन सी साइड में पूछा गया है। इसमें जेईई के अंदर भी पूछा गया है, मेडिकल में भी पूछा गया है कि इसमें डोनर साइड कौन सी काम में आ रही है। ठीक है, IUPAC नेमिंग लिखते समय कॉम्प्लेक्स के अंदर ONO या NO2 लिखा हुआ है, तो नेमिंग करते समय अपन को ध्यान में रखना है कि इसका नाम किस तरीके से लिखा जाएगा। इस पर बेस्ड जो है एम्बीडेंटेड लिगेंड से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन देखो आगे चलते हैं और आगे बताता हूँ आपको कहाँ से आपके आया। देखो बेसिक फंडामेंटल जो है ना वो NCERT केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक फंडामेंटल NCERT। कुछ एक दो क्वेश्चन वो बाहर के हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बट आप इतना भी कर जाओगे तो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, देखो उसके बाद में अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर को पूछा नहीं गया है, बट अपन को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना अपन को आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में अपन को समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो किस तरीके से निकालते हैं, वो नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, आपके कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो आपके यहाँ पर मैं बात करता हूँ आगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। ये भी आपके बेसिक है, फंडामेंटल है, इसको इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट बेसिक फंडामेंटल आपको ध्यान में आना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, बताऊंगा अभी आपको, वो टॉपिक आएगा तब। ठीक है, ये टाइप ऑफ ये जनरल थ्योरी है, अगर आप उसको आपने पढ़ रखी होगी ये भी। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम किस तरीके से निकालते हैं ये भी आपने सीखा होगा। हाँ, एक क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेडिकल के अंदर होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक से। उन्होंने इस तरह के कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा होमोलैप्टिक है और कौन कौन से हेट्रोलैप्टिक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो आए हुए हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके नोमेनक्लेचर से, नोमेनक्लेचर से जो क्वेश्चन आए हैं वो किस तरीके से आए हुए हैं कि IUPAC जो नाम जो लिखने हैं वो IUPAC नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो ये जो आपके पार्ट है ये आपकी थ्योरी है, ये थ्योरी है, ये आपने पढ़ रखी होगी। और 12th में जो नाम लिखने का तरीका सीखा है ना, वो नाम लिखने का तरीका जो है आपके यहाँ काम में आने वाला है। ठीक है, वही तरीका जब आपके यहाँ पर काम में आएगा तो अपन इसको क्यों पढ़ें। हाँ, जो अपने काम के हैं वो आप देखो, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस जो है वो आप इन पर करो, इनके नाम पर करो आप प्रैक्टिस। कैसे लिखे गए हैं ये एक एक अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स हैं, और कोई भी किसी भी गाइड से किसी भी बुक से आपको अगर एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो उनके नाम जो है ना, कम से कम जो डिफरेंट टाइप के नाम है 20-25 तरह के, उनको आप जो है ना वो रीड आउट जरूर करके जाएं। नॉर्मल है वो तो आप पहचान जाओगे, आइडेंटिफाई कर लोगे, बट जो 20-25 टाइप के आपको अलग से जो दिखाई दे रहे हैं, कुछ ब्रिजिंग कंपाउंड के नाम है उनको भी आपको देखना है ना। वो रेयर केस में पूछे गए हैं, बट वो पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, तो उनको ध्यान में रखना है। इनके पूरे नाम से फॉर्मूला बनाना और फॉर्मूले से नाम को लिखना, ये एक एक्सरसाइज है, इसको आपको जरूर देखना है। और किसी भी गाइड में और भी नाम लिखने के जो तरीके जो है, नाम लिखने वाले जो कंपाउंड है जिनके अपन को लिखना है, उन कंपाउंड पर प्रैक्टिस जरूर करके आना।
अदरवाइज क्या होता है कि अपन मोटा मोटे नाम तो लिख लेते हैं बट कहीं ना कहीं जाकर अपन फंस जाते हैं, है ना। तो उसकी प्रैक्टिस जरूरी है नाम लिखने की, ये ध्यान रखना है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। उसके बाद में देखो मैं आगे ये जो जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन की जो एक्सरसाइज है ना, इनको आप जरूर करके जाया करें, ये इंपॉर्टेंट होती है भैया। उसके बाद में देखो ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसमें जो जो क्वेश्चन आप गलत करते हो ना, इस आइसोमेरिज्म के अंदर से आप जो क्वेश्चन है वो गलत करते हो। किस तरीके से करते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे जेई मेंस और उसमें मेडिकल के अंदर, तो वो देखो वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। अब देखो आपके यहाँ पर सबसे पहले ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा जाता है। कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स दे देंगे, ये तो ऐसे टाइप बता रखा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देंगे, ये भी टाइप बता रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी वाले तो रटे हुए होने चाहिए आपके बिल्कुल, ये वाले और एक्सरसाइज के पीछे वाले। तो आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर पूछ लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कोई कॉम्प्लेक्स देंगे और पूछेंगे कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या कितने ऑप्टिकल आइसोमर है, या इन दोनों को जोड़ने पर कितने टोटल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात आपके ये एग्जांपल्स जो है ना, लिंकेज आइसोमर के, आइसोमराइजेशन के या आइसोमेरिज्म के, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के, सॉल्यूशन आइसोमेरिज्म के, जिसको अपन हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ये इनके जो एग्जांपल्स हैं ना, ये एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन एग्जांपल्स को आपको करके जाना है। एक ये वाला जो एग्जांपल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के अंदर केमिस्ट्री थ्योरी में भी पूछा जाता है, और इस पर बेस्ड जो है मेडिकल और जेई के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला एग्जांपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स को आपको करके जाना है। उसके बाद में आपको देखना है कि इसके अंदर ये फेशियल और मेरिडोनियल ये जो आइसोमर है इसके बारे में भी जेई और मेडिकल के अंदर पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके जो एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स को जरूर देख के जाना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आते हैं आप आइसोमेरिज्म पूरी इंपॉर्टेंट है भैया। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन जो है अलग तरह के टफ क्वेश्चन होते हैं, लगते हैं अपन को टफ है क्योंकि अपन उनको पढ़ते नहीं है ढंग से, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें टफ, बहुत इजीली मिल लेते हैं। उसके बाद में अगर आप ये जो चीज़ें जिन लोगों को समझ में नहीं आई है, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो जो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस हैं उनको जरूर रीड आउट करके जाएं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट, इनके ये जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एज इट इज पुट कराए हुए हैं, इसलिए इनको देखना है। ये इंटेक्स क्वेश्चन जो हैं इनके अंदर ये जो एग्जांपल्स हैं ये भी एज इट इज जो है ये पुट कराए हुए हैं, ठीक है। कुछ नहीं हो तो इनका रिजल्ट जो है पूरा नहीं पढ़ पाओ तो कॉम्प्लेक्स देख लेना, पूछ क्या रहा है और इसका रिजल्ट क्या है ये पढ़ जाना। कम समय हो तो इतना ही पढ़ जाना आप, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। मैं कह रहा हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में देखो मैं आगे और बात करता हूँ और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसके अंदर ये जो एग्जांपल्स है ना, एग्जांपल्स चाहे लिंकेज हो, चाहे कोऑर्डिनेशन हो, चाहे आयनाइजेशन हो, चाहे सॉल्यूशन हाइड्रेशन हो, ठीक है। इसके अंदर आपके ये जो एग्जांपल्स गिवन है ना, ये जो एग्जांपल्स गिवन है ना, ये जो एग्जांपल्स गिवन है, इन एग्जांपल्स को जरूर करके जाए। ये जो एग्जांपल्स हैं और इसका जो ये एग्जांपल्स हैं, और साथ ही साथ में इसका जो इंटेक्स क्वेश्चन है, ये जो इंटेक्स क्वेश्चन है, इन इंटेक्स क्वेश्चन को भी करके जाएं अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो इनके कॉम्प्लेक्स को देखो और इसका रिजल्ट क्या है, उस रिजल्ट को ज़्यादा ध्यान में रखो। 2-3 बारी करोगे तो ऑटोमेटिक क्या है कि या तो आपको ये आए, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट ध्यान में रखना। वही के वही क्वेश्चन वहाँ आ जाते हैं या उस टाइप जैसे आ जाते हैं, तो पता लग जाएगा ऑप्शन क्या है, मोटा मोटी, है ना। उसके बाद में बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके अंदर देखो आपके यहाँ से देखो, अब इसके अंदर यहाँ पर जो है थोड़ा लिमिटेड दे रखे हैं। ये तो हाइब्रिडेशन का टाइप है, ये तो इसकी थ्योरी है। अब इसके अंदर जो जो आपके गिवन है वो एग्जांपल कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। देखते पता आप पूरा इसको पढ़ोगे इससे अच्छा आप यहाँ देखना एग्जांपल क्या है, ठीक है। यहाँ देखना इसका एग्जांपल कौन सा है, यहाँ देखना इसका एग्जांपल कौन सा है, ऐसे नीचे और उनके एग्जांपल देखना, क्योंकि ये आपने सीखे होंगे 12th में, टीचर ने आपको सिखाए होंगे किस तरीके से भरे जाते हैं। उसके बेसिस पर ये जो कीवर्ड्स जो है ना आपके कीवर्ड्स कि पेड पे है, अनपेड है, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, आउटर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल है, हाई स्पिन है, लो स्पिन है,
या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपके ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पूछे गए हैं। जितने इस थ्योरी के अंदर हैं, ये 3-4 एक थ्योरी के अंदर, वैसे ही आपके पीछे बुक के अंदर जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है ना, जिसमें इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, कौन कौन से, हाइब्रिडाइजेशन देखो 4-5 क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन जो आपके कॉम्प्लेक्स है उसका जो सेंट्रल एटम होता है उस पर कोई चार्ज के बारे में कभी पूछा नहीं गया है। हालांकि अपन जब थ्योरी में पढ़ते हैं तो अपन ये भी सीखते हैं कि चार्ज है, तो ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये अपन मान लेते हैं। लेकिन जो पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं भैया, हाइब्रिडाइजेशन हर एक कॉम्प्लेक्स का निकालना आना चाहिए आपको। दूसरी बात कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ लॉन पेयर या नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है उसके बेसिस पर अपन देखेंगे कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। फिर उसके स्ट्रक्चर के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में वो पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, उसके बाद में वो आपके स्पिन पेयर्ड है कि स्पिन फ्री है, आउटर कॉम्प्लेक्स है कि इनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके अलावा मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना फॉर्मूला म्यू इक्वल टू √n/n+2, इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे के सारे आपकी एनसीईआरटी की जो पीछे एक्सरसाइज है उन एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन। मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, आप इनमें से देख के जरूर जाना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये D1 D2 D3 वाली जो भी एग्जांपल्स हैं इनको पढ़ के जाना भी है, इनको है ना, इनको छोड़ के मत जाना, रीडिंग लगा के जाना, ठीक है। बाकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो अपन निकालते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, तो वो अपन को निकालनी आती है तो अपन उसको वैसे निकाल लेंगे। उसके बाद में देखो आपके लिमिटेशन ऑफ बैलेंस, इसको कोई नहीं पूछेगा। CFT देखो, CFT के अंदर इसको छोड़ो, थ्योरी को छोड़ो। हाँ देखो इंपॉर्टेंट क्या, ये एक तो आपको डायग्राम पता होना चाहिए, ऐसा ये है ऑक्टाहेड्रल का, क्योंकि देखो इसके अंदर ये बैरियर सेंटर और ऊपर कितने आ रहे हैं, ये फॉर्मूला भी है इक्वल टू जो भी है स्प्लिटिंग एनर्जी, ये भी फॉर्मूला है भैया। इस फॉर्मूले पर बेस्ड D1 से लेकर D10 तक कुछ भी निकलवा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो पूछे गए हैं D5 D6 D9 D7 ये पूछे गए हैं। तो जब ये पूछे गए हैं तो इनमें से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपन को देखना है, ठीक है ना। अपन को कैसे निकालना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 2/5 del O लिखा हुआ है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल देगा वो आपको, तो 2/5 इंटू जो एनर्जी दे उसको इंटू में लिख देना, और जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी उसकी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। D1 के लिए, D2 के लिए, D3 के लिए, D4 के लिए, ठीक है ना। उसको अपन बोलते हैं CFSC निकालना बोलते हैं उसको, ठीक है ना। वो इम्पोर्टेंट है, वो एडवांस में भी आती है और आपके मेंस में भी आती है, ठीक है। अगर आपके टीचर ने आपको सिखाया होगा तो वो ज़रूर आपको आएगी। उसके बाद में देखो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है भैया। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है भैया, और इस डायग्राम के अंदर ये जो फॉर्मूला गिवन है ये इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से ही आपकी CFSE कैसे निकालते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इनसे, इनको देख के जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद में देखो आपके ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बेस्ड है, उसमें भी कहाँ से पूछे गए हैं। कार्बोनिल से पूछा गया, इससे पूछा गया, फ्लोरीन से पूछा गया, ऑक्सीलेट से पूछा गया, वाटर से पूछा गया, EDTA से पूछा गया, अमोनिया से पूछा गया, EN से पूछा गया और CN से पूछा गया। इनको आप देख के जाना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये लिगेंड्स हैं, इनकी ये सीरीज है, इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड वीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग कर देगा ऑक्टाहेड्रल के अंदर, और अगर मान लो वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं करेगा, वो उसको नेक्स्ट B से D ट्रांजिशन कर लेगा। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है ना वो बहुत आए हुए हैं। पीछे की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें पीछे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं वो इस पर बेस्ड हैं। उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो पेयरिंग एनर्जी वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में, ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके यहाँ से स्टार्ट होता है। छोटी सी चीज़ है, ये पेयरिंग कौन करेगा, पेयरिंग कौन नहीं करेगा, ठीक है। जिसकी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी वो पेयरिंग कर देगा, जिसकी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी वो DD ट्रांजेक्शन कर जाएगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पर ऑक्टाहेड्रल के दो तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो निकाले जाते हैं। जैसे निकाले हुए ना, ये जिन्होंने पढ़ रखा है 12th को ढंग से उनको पता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन निकाले हुए हैं तो पूछ देता है भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ चला गया, किस तरह का ट्रांजेक्शन है भैया, DD ट्रांजेक्शन है। अच्छा भैया
कॉम्प्लेक्स दे रखा है, अगर वो वीक होगा तो चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग हो जाएगा, तो अपन को पता लग जाएगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो वो किससे पता लगेगा? इनसे। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस पर बेस्ड आगे कलर प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ना। बुक को ही रीड करना है, थ्योरी को ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा कोई गाइड लेके नहीं बैठना है अपन को। एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स को रीड करना है और इसके क्वेश्चन को देखना है अपन को वापस। उसके बाद में देखो आपके यहाँ से ये जो डी ऑर्बिटल है, ये किसके हैं भैया? टेट्राहेड्रल के हैं। ये किसके हैं भैया? टेट्राहेड्रल के हैं, ठीक है ना। ये टेट्राहेड्रल के हैं। ऑक्टाहेड्रल का जस्ट उल्टा होता है टेट्राहेड्रल। वही सेम टू सेम चीज़ इसमें पूछेंगे कि भैया ये वहाँ डेल ओ लिखा हुआ था, यहाँ पे डेल टी लिखा हुआ, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। इसके बेसिस पर CFSC होगी, कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी आपके स्पिन होता है उसी हिसाब से सारी चीज़ें जो है सब कुछ डिपेंड करेगा लिगेंड की स्ट्रेंथ पर, ठीक है। उसके बाद में इस टेबल को देख के जाना, इस टेबल को कौन से कॉम्प्लेक्स का कलर जो है कैसा है, ठीक है। कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, कौन सी एब्जॉर्ब की है और कौन सी जो कलर ऑफ एब्जॉर्ब कर रही है, कौन सी इरेडिएट करेगी, तो उस कॉम्प्लेक्स का कलर जो होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा। अब जैसे मान लो आपने ये एक ले रखा है, ये वाला ले रखा है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेकंड लास्ट जो है, ठीक है, इसने रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स की खुद का कलर कैसा है? ब्लू है। तो आपके टीचर ने आपको बताया होगा ऐसे बना के एक कि भैया जो कलर्स होते हैं वो कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से जो है वो आपके बताए जाते हैं। उसके बारे में आपके टीचर्स ने आपके साथ में डिस्कस किया होगा। तो वो कलर कॉम्बिनेशन का जो पार्ट है वो उससे पूछा गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर या इसकी वेवलेंथ जो है वो जितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अपन को पता लग जाएगा वीडियो के अकॉर्डिंग किसकी वेवलेंथ। इस वेवलेंथ को जरूर ध्यान रखना भैया। नैनोमीटर के अंदर कई बार वेवलेंथ दे देते हैं और वेवलेंथ के हिसाब से मोटा मोटी ध्यान रखो। सबसे ज़्यादा वाला कौन सा भैया? येलो वाला है। सबसे कम वाला कौन सा है भैया? ग्रीन वाला है। बीच वाले कौन से हैं भैया? ये देख लो। अब येलो है तो ये कलर ऐसा बनेगा, है ना। ग्रीन है तो ये कलर ऐसा बनेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, बच्चे देखते नहीं है इसको। तो 12th के अंदर वो माइंड सेट वैसा होता है, ये मार्क्स लेने। बट कॉम्पिटिटिव में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके। उसके बाद में देखो आगे अपन जो है डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन आया भैया डी कंडीशन फॉर कलर प्रॉपर्टी के लिए। ये सारे कॉम्प्लेक्स पूछे गए हैं, इनको ध्यान रखना भैया, रीड आउट करना। इसका कौन सा कलर है, किसका कौन सा कलर है, किसका कौन सा कलर है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे नहीं बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना, है ना। एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना किसका कौन सा कलर है, मोटा मोटी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में इसको लिमिटेशन को नहीं पढ़ना आपको। बॉन्डिंग मेटल कार्बोनिल्स के अंदर कहाँ से क्वेश्चन आया? मेटल कार्बोनिल्स के अंदर इन सारे को देखना है इसका क्या फॉर्मूला है। एक ये ध्यान रखना मेटल टू मेटल बॉन्ड किसमें, मेटल टू कार्बन बॉन्ड किसमें, ये पूछा गया है। ये कॉम्प्लेक्स आया हुआ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है। साथ ही साथ में इसमें सिनर्जिक बॉन्ड और बैक बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में रखना, ठीक है। सिनर्जिक इफेक्ट एंड बैक बॉन्डिंग, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ये मेटल कार्बोनिल है। उसके बाद में आपके मेटल कार्बोनिल की सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का एक क्वेश्चन है, अभी मैं बताऊंगा अभी आपको, इसमें एक्सरसाइज में आएगा आपके। इसके अंदर देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो ये मैग्नीशियम वाला पूछा गया है, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम का AgTA। उसके बाद में कैंसर वाला है, इसमें सिस्प्लेटिन के बारे में पूछा गया है, इसको पढ़ के जाना भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, बायोलॉजिकल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन B12 का। ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया, विल्किंसन कैटलिस्ट डायरेक्ट पूछा गया है, नाम से पूछा गया है डायरेक्टली। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है? PP, S3 और ये RH और Cl, ये इसको बोलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया आपसे। उसके बाद में आपके ये AuCN2 और AgCN2, ये ऐसे ब्रैकेट वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उन ब्रैकेट वाले कॉम्प्लेक्स को भी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में देखो आपके एक वो कैंसर को ठीक करने वाला जो होता है, उसमें भी आपके ये पूछेंगे दवाई कौन कौन से नाम है, ये पूछेंगे, इसको पढ़ के जाना भैया। डायरेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से उठ के, उसमें पूछेगा तो यहाँ से पूछ लेगा ये, ठीक है। इसमें ये तो जो है ये तो इम्पोर्टेंट जो है वो तो है ही। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। मोटा मोटी चीज़ें तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि भैया आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पूछेगा, नॉर्मल जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसके बारे में पूछेगा,
और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसके टाइप के बारे में पूछेगा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बारे में पूछेगा, DSP2 जो आपके हाइब्रिडाइजेशन है वो DSP2 का जो स्क्वायर प्लेनर है उसके बारे में पूछेगा। उसमें भी ये पूछेगा कि अगर सारे डिफरेंट लिगेंड तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में पूछेगा। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे और कितने टोटल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, उसके बारे में ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, उसके बाद में आपके एक जो है मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स या मोल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स निकालने का एक फॉर्मूला है जो आपके है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। मोल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए आपको मोलरिटी इनटू जो वॉल्यूम गिवन है ml के अंदर वो रखना है और अपॉन 1000 करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स अपन निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो आपके जो सेंट्रल एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कितना है या पॉजिटिव चार्ज ही है उसके बारे में पूछा गया है। किसी कॉम्प्लेक्स के टेट्राहेड्रल की जो वैल्यू है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के अंदर एक रिलेशन होता है। टेट्राहेड्रल यानी कि फाइनल T = 4/9 इंटू डेल O, ऑक्टाहेड्रल का ये एक कॉम्प्लेक्स होता है तो जिसमें स्प्लिटिंग के बारे में आपको देगा तो टेट्राहेड्रल के बारे में अपन पता कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है भैया, ये आपके है नहीं 12th में, बट ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जो नहीं है वो मैं आपको बता दूंगा बोलकर। उसके बाद में आपके आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के या एम्बिडेंट लिगेंड की जो एटॉमिक साइट है उसके बारे में, या फिर कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स दे देंगे उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। जो कॉम्प्लेक्स है ना उनको आपको देखना है, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग जो है किस तरीके से की जाती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता ही दिया मैंने आपको। उसके बाद में और जो कोई चीज़ छूट रही है वो मैं एक देख लेता हूँ। जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उन कॉम्प्लेक्स के जो कलर हैं उन कॉम्प्लेक्स के कलर को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। जैसे मान लो FeCN6 होल 4- है तो पेल येलो सॉल्यूशन होता है उसका, पीछे टेबल में दे रखा है ना, उन सारे जो कलर्स हैं उनको आपको देखना है। एक वो मैंने आपको बताया D1 D2 D3 से लेकर D1 से लेकर D10 तक जो कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जुड़ा हुआ है उस लिगेंड की प्रॉपर्टी के बेसिस पर CFSC अपन निकालते हैं। वो CFSC अगर आपके टीचर ने अगर आपको सिखाई है तो वो आपको आएगी, क्योंकि आपके 12th स्टैंडर्ड में CFSC निकालने का कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया है। ठीक है, जो अच्छे टीचर हैं वो एडवांस में आपको थोड़ा बहुत बताया है उन्होंने, तो उन्होंने ये बताया होगा या किसी कोचिंग पर आपको बताया गया होगा। साथ ही साथ में आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कैसे निकालते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं ना कि μ = √n × n+2। ठीक है, ये इसके बेसिस पर अपन ने जो भी मैग्नेटिक मोमेंट निकाला है बार मैग्नेट्रॉन के अंदर उसके बारे में ये इसने बताया है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं आपके। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है E = hc/λ भी होती है। तो ठीक है, एनर्जी की वैल्यू आपके hc/λ के थ्रू भी निकलवा सकते हैं। ये आपने 11th में पढ़े हुए हैं फॉर्मूले, बट वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं अपन। अगर आपसे एनर्जी पूछ रहा है, अगर आपके पास में H प्लांट की वैल्यू आपको पता है, C की वैल्यू आपको पता है, लैम्डा आपको गिवन है तो आप वैल्यू निकाल सकते हो डायरेक्ट, है ना। इसके बेसिस पर आपके ये जो है ये क्वेश्चन जो है कुछ पूछे गए हैं। उसके बाद में आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी पूछा गया है। कॉम्प्लेक्स दे देंगे कि किसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है 0 है या किसमें 0 नहीं है, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन आपको बना कर दे देंगे। एक जो मैंने कॉन्सेप्ट लास्ट में आपको बताया था पेयरिंग एनर्जी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना। इसके बेसिस पर भी आपसे क्या है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है ये कलर वाले ध्यान रखना भैया, इसके बेसिस पर भी आपसे कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। वो कौन से थे, वो ये वाले थे ना, इनको ध्यान रखना, थोड़ा सा रीड आउट करके जाना है इनको। ठीक है, उसके बाद में आपके स्ट्रॉन्गर लिगेंड और वीकर लिगेंड पर भी आपके बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो स्प्लिटिंग पावर है वो किस तरीके से डिपेंड करेगी वो मैंने आपको बताया। क्योंकि अपन को पता है कि जो भी वेवलेंथ, जिस भी लाइट की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, वो वर्क करेगा। कोई भी डी ऑर्बिटल है, अगर उसकी वेवलेंथ क्या है, लो एनर्जी की है, तो उसमें कौन सा टर्म पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्गर द लिगेंड ग्रेटर इज स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल। अगर लिगेंड ज़्यादा होगा तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। एंड स्मॉलर विल बी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। तो वेवलेंथ की जो लाइट की जो वेवलेंथ जो होगी वो उतनी ही कम होगी, जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी को अडॉप्ट करेगा, है ना, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसे बेस्ड जो क्वेश्चन है ना इंटरलिंकिंग वाले, वो कई बार पूछे जाते हैं ना। तो ये आपके बुक में पीछे जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट ऐसे डिटेल में नहीं है आपके। ठीक है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूँ।
उसके बाद में आपके और जो क्वेश्चंस देखने हैं, टेबल बेस बताई दिए मैंने आपको, वेवलेंथ बेस बताई दिए मैंने आपको, है ना। पेड अनपेड वाले भी बता दिए हैं सारे। एक वो कलर वाले जो है ना, वो मैंने बताया आपको एब्जॉर्ब कैसे क्या करेंगे, तो देख लो आप थोड़ा सा इस तरीके से आप बनाते हो ना, उसमें एक ऐसा गोला सा बनाते हो। कोचिंग में या सर ने आपको बताया हो, एक लाइन ऐसे बनाते हैं अपन, एक लाइन ऐसे बनाते हैं अपन, एक लाइन ऐसे बनाते हैं, और उसके बाद में अपन लिखते हैं इसमें, जैसे बी अपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और जी आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और वाई आपने यहाँ लिख दिया, ओ आपने यहाँ लिख दिया, आर आपने यहाँ लिख दिया, और बी आपने यहाँ लिख दिया। यानी कि अगर ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो कलर कैसा शो करेगा, ऑरेंज। अगर वो ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो कैसा कलर बनाएगा, रेड। तो ये एक कॉम्बिनेशन का एक जो चक्र बना रखा है आपके लिए, ये आपको पता होगा, है ना। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाले जो है ना टेबल वाले, वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री को मैं बताता हूँ, देखो अभी आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री जो टेबल वाले जो है ये इससे होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो आपके कौन से कलर की जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, आपको पता है कि मैंने आपको बोला कि इस टेबल के अंदर इस वेवलेंथ को जरूर आप ध्यान रखना। जैसे मान लो रेड है तो 650 है, येलो है तो 570 है, ग्रीन है तो 490 है, ब्लू है तो 450 है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो सबसे कम एनर्जी का जो कलर है वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। तो ये ऐसे जो है ना, ये ऐसे आपसे कोरिलेट करेगा। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी है वो कम है, तो एब्जॉर्ब लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ वो ज़्यादा, E इक्वल टू एच न्यू के अकॉर्डिंग, E इक्वल टू एच न्यू या Hc अपॉन लैम्डा। जिसकी लैम्डा ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर कम एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा तो लैम्डा क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस पर बेस जो है वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो इसको ज़रूर ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद में आपके एक बुक के अंदर से ये वाला जो सेक्शन जो है आपके अभी वो शायद मेरे ख्याल से हटा दिया है, वो ये क्वेश्चन और कुछ सेफ्टी का हो गया, डोनेशन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर एक टॉपिक और था, उस टॉपिक के अंदर क्या होता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। जैसे उसमें दे रखा था कि एक जो है सेंट्रल, बताता हूँ देखो, एक जो सेंट्रल एटम था उसमें एल लिगेंड गया, क्या बन गया, ML बन गया। फिर आपके ML1 के पास में एक लिगेंड और गया, फिर ये आपके ML2 बन गया, 2 लिगेंड हो गए। फिर ML2 जो है उसके पास में एक लिगेंड और गया, वो ML3 बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से क्वेश्चन आया है, पूछा गया है इससे, ठीक है ना। आयोनाइजेशन पावर के बारे में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी थोड़ा सा ये भी वाले पार्ट के अंदर ये वाला जो है ना, इसे कोवलेंट कंपाउंड के बारे में, कोवलेंट करैक्टर के बारे में, मेटल और कार्बन के बॉन्ड के, मेटल और कार्बन के बॉन्ड के बारे में, मेटल और कार्बन के बॉन्ड के बारे में, इनके बारे में जो है वो पूछा गया है। इनको ध्यान रखना भी है। कार्बोनिल के जितने भी हैं उनको सबको आप पढ़ के जाओगे, ठीक है ना। M और C के बॉन्ड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना भी है। तो इतने क्वेश्चन जो है पॉसिबल हैं, वो इतने क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। और भी कुछ होगा तो मैं आपसे और ज़्यादा शेयर करूँगा, बट मेरे ख्याल से इतना जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं 12th बेस की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेसिस पर, तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट होगा, इतना मोर देन सफिशिएंट है आपका JEE और मेडिकल निकालने के लिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना।